अमेरिका के बहाने कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी पर कैसे निशाना साधा। कानपुर में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र। सीएम योगी भी रहेंगे साथ। महंगाई के खिलाफ क्या है कांग्रेस की तैयारी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का आज चुनावी प्लान क्या है। देश में राजनीतिक घमासान से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने दिल्ली में एक इंडो रशियन सोसाइटी के कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर फिर हमला करते हुए कहा कि देश में पिछले 7 साल से शांति की बात नहीं होती है। उनके मुताबिक आज हम अमेरिकियों के गुलाम बन गए हैं। अय्यर ने केंद्र पर चीन पाकिस्तान के नाम पर लोगों को डरा कर रखने का आरोप भी लगाया। मणिशंकर अय्यर ने रूस के साथ भारत के वर्षों पुराने संबंध का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ तनाव हुए, लेकिन मॉस्को के साथ हमारे संबंध कभी इस तरह से तनाव वाले नहीं थे। लेकिन जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है, तब से भारत और रूस के संबंधों में खटास आ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर का दौरा करेंगे। सीएम का बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल होंगे। नड्डा आज कानपुर के निराला नगर मैदान में 17 जिलों के 20,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे और जेपी नड्डा बूथ जीता चुनाव जीता का मंत्र भी देंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 27,000 बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र दिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बीजेपी को एक रंग की पार्टी वाले का जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही आपकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है, आपको इसकी चिंता करनी चाहिए। इससे पहले उन्होंने लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के पार्टी अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद यूपी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, बैठक में आने वाले दिनों में दिल्ली में महंगाई के खिलाफ एक बड़ी रैली का आयोजन करने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन पर मंथन शुरू कर दिया है। दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है। बीजेपी दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है। कल कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नए प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज केजरीवाल अमृतसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सोमवार को मोगा की मेगा रैली में सीएम चन्नी पर जमकर हमला किया। केजरीवाल ने ऐलान किया कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हर महिला के खाते में 1,000 रुपए भेजेंगे। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने टीवी9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में केंद्र सरकार से जल्द ही एमएसपी पर कानून बनाने, आंदोलनकारी किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी की मांग भी जोरों से उठी। पीओके वापस लेकर रहेगा हिंदुस्तान। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का फिर सामने आया नापाक प्रेम। इमरान खान के आदेश को बाजवा ने दिखाया ठेंगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को क्यों लगाई लताड़। पड़ोसी मुल्कों की साजिश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन का। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बाद बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने भी पीओके जल्द हासिल करने की बात कही है। बीजेपी महासचिव ने कहा कि पाक ने जिस भारतीय जमीन पर कब्जा किया है उसको वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस संकल्प को कई बार दोहराया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि पीओके को फिर से हासिल करना सरकार का अगला एजेंडा है। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान का राग अलापा है। फारूक अब्दुल्ला ने पीओके को लेकर भारत के संकल्प पर तंज कसा और पाकिस्तान से बातचीत की बात कही। इससे पहले भी वो अक्सर दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बातचीत की मांग करते आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कल ऐलान किया है कि अफगानिस्तान भेजे जाने वाले भारतीय गेहूं को रास्ता देंगे। भारत ने मानवीय मदद के तौर पर अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं देने को कहा है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान उस अफगान मरीज की वापसी में भी मदद करेगा जो इलाज के लिए भारत गया था और वहीं फंस गया था। पाकिस्तान में सरकार और सेना एक बार फिर से आमने सामने है। भाजपा की सेना ने हाल ही में प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन टीएलपी के खिलाफ कार्रवाई करने के पीएम इमरान खान के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। टीएलपी ने अप्रैल और अक्टूबर में लाहौर, कराची और इस्लामाबाद सहित पाकिस्तान के कई शहरों में जमकर बवाल काटा था। पाकिस्तान में सेना की हेकड़ी से परेशान इमरान सरकार अब टीएलपी के साथ किए समझौते को 10 दिन के अंदर सार्वजनिक करने वाले हैं। कल राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसदीय समिति की कार्रवाई के समय इस समझौते को जनता के सामने लाने का फैसला लिया गया। अप्रैल में पाकिस्तान में गृह युद्ध की नौबत तक आ गई थी और सरकार ने टीएलपी के कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकते हुए समझौता किया था।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी अधिकारियों को फिर से लताड़ लगाई है और बगैर मुकदमा चलाए संदिग्ध आतंकवादियों को जबरन गुमशुदा रखने की परंपरा खत्म करने को कहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस परंपरा को अमानवीय करार दिया है। लिविंग घोस्ट नाम की रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लापता लोगों के परिजनों के सामने पेश आने वाली परेशानियों का उल्लेख किया है। बांग्लादेश के आर्म्ड फोर्सेस डे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग पहुंचे। रक्षा मंत्री ने याद दिलाया कि 1971 के युद्ध में भारत ने कैसे पाकिस्तान को 13 दिनों में परास्त करके बांग्लादेश को उसके अत्याचार से आजादी दिलाई। इस मौके पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी रक्षा मंत्री के साथ रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 नवंबर को दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास की समीक्षा के लिए जैसलमेर जाएंगे। वो ट्रेनिंग एरिया का दौरा भी करेंगे। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने थार के रेगिस्तान और गुजरात में व्यापक स्तर पर युद्धाभ्यास दक्षिण शक्ति शुरू किया है। इस युद्धाभ्यास में सेना के साथ एयरफोर्स और नेवी भी अपनी भागीदारी निभा रही है। भारतीय सेना ने कल सागर शक्ति प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। पहली बार सेना ने आक्रामक रुख के साथ संयुक्त अभ्यास किया। सागर शक्ति अभ्यास 19 से 22 नवंबर के बीच आयोजित किया गया। ये राजस्थान और गुजरात के प्रशिक्षण क्षेत्रों में चल रहे दक्षिण शक्ति अभ्यास का हिस्सा था। इसमें पुलिस, मरीन पुलिस और मत्स्य विभाग समेत गुजरात की एजेंसियों ने हिस्सा लिया। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा? संसद के शीतकालीन सत्र के लिए कब होगी सर्वदलीय बैठक? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज मिलेंगी ममता बनर्जी और कब होगी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात? देश की बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 देश की बात। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत को महाशक्ति नहीं बल्कि फिर से विश्व गुरु बनना है। उनके मुताबिक आज जो महाशक्ति है उन्होंने बस दुनिया पर डंडा चलाया और अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। भारत को ऐसा बनना है कि लोग यहाँ आकर सीखे, ना कि हम कहीं बाहर जाकर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जय जयकार से उत्साह बढ़ता है लेकिन अहंकार बढ़ने की संभावना रहती है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 28 नवंबर को सर्वदलीय बैठक हो सकती है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले सकते हैं। सोमवार 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। पिछले 1.5 साल में हुए संसद सत्रों की तरह शीतकालीन सत्र भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा। पूरे सत्र के दौरान करीब 20 बैठकें होंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिल्ली पहुंच गई हैं। उनके दिल्ली दौरे को लेकर सियासी हलचल भी बढ़ गई है। ममता कल पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। इस दौरान वो बीएसएफ के आधिकारिक क्षेत्र को बढ़ाने के साथ साथ त्रिपुरा में व्यापक हिंसा से संबंधित मुद्दों को उठाएंगी। त्रिपुरा में होने वाले निकाय चुनाव से पहले लगातार हिंसा के खिलाफ टीएमसी की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका में दावा किया गया है कि राज्य में 25 नवंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव की तारीख करीब आते ही कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। इससे पहले 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा पुलिस को सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। टीएमसी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान सांसदों ने त्रिपुरा में हुई हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की। मुलाकात के बाद टीएमसी सांसद ने कहा कि उन्होंने मामले पर त्रिपुरा के सीएम से बात कर रिपोर्ट लेने की बात कही है और न्याय का आश्वासन दिया है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को उनके घर से गिरफ्तार किया है। खुर्रम परवेज पर टेरर फंडिंग में शामिल होने का आरोप है। इस दौरान एनआईए ने जम्मू कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी भी की। एनआईए अधिकारियों ने कुछ किताबें, उसका फोन और लैपटॉप जब्त किया है और कहा है कि उसे दिल्ली ले जाया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कई शूरवीरों का सम्मान किया। शहीद मेजर विभूति और नायब सूबेदार सोमवीर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, तो पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 को मार गिराने वाले अभिनंदन को भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया। समारोह में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए थे। स्पाइस जेट 2 साल से ज्यादा समय के बाद बोइंग 737 मैक्स को वापस लाया है। कंपनी के मुताबिक हमें इसके संचालन के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। नागरिक उड्डयन मंत्री आज इस विमान में जनता का विश्वास बनाने के लिए ग्वालियर की उड़ान भरेंगे। डीजीसीए ने 19 मार्च 2019 को अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग मैक्स 737 के भारत में उड़ान पर पाबंदी लगा दी थी। आईआरसीटीसी ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश की पहल के तहत ये डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन चलाई है, लेकिन ट्रेन ने अपने सर्विस स्टाफ की ड्रेस को लेकर हुए विवाद के बाद ड्रेस को बदल दिया है। पहले भगवा रंग की इस ड्रेस पर उज्जैन के संतों ने नाराजगी जताई थी। उनका कहना था कि सर्विस स्टाफ का भगवा ड्रेस कोड हिंदू धर्म का अपमान है। आज किस मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पेशी? कहां कार पर गिरा ट्रांसफॉर्मर और कहां पति ने पत्नी के लिए बनाया ताजमहल जैसा दिखने वाला घर? राज्यों की खबरें देखिए टॉप 9 राज्य विशेष।
चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पेशी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि कोर्ट में पेशी के लिए ही लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना लौटे हैं। लालू की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुछ दिन पहले थप्पड़ कांड चर्चा में आई टैक्सी ड्राइवर शहादत अली ने सियासत में एंट्री कर ली है। शहादत अली ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। शहादत के मुताबिक वो पुरुषों के लिए काम करने के इरादे से पॉलिटिक्स में उतरे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बागंबरी पीठ के महंत नरेंद्र गिरी केस में 2 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल 19 पेज की चार्जशीट दायर की है। आरोप पत्र में सीबीआई का दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या नहीं हुई थी। चार्जशीट में आनंद गिरी, आद्या तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी पर महंत को परेशान करने की साजिश रचने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के विजयनगर में एक शख्स की गाड़ी पर बिजली का ट्रांसफार्मर गिरने से भयंकर हादसा हो गया। हालांकि गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर बिजली विभाग की टीम ने सप्लाई काट दी। बिजली विभाग ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। फरीदाबाद के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में अचानक हुए ब्लैकआउट की वजह से पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूब गया। ब्लैकआउट के दौरान कई मरीजों की तबीयत भी बिगड़ गई। घने अंधेरे में अस्पताल के डॉक्टर्स मोबाइल फोन की लाइट में मरीजों का इलाज करते नजर आए। बिजली न होने की वजह से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के बैतूल में छोटी सी बात पर कक्षा 9 के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। यात्री बस में जगह न होने की वजह से छात्र का स्कूल छूट गया। इसी गम में उसने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर्स की माने तो सोशल मीडिया पर बच्चों की बढ़ रही एक्टिविटी बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। परिवार वालों को बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस ने 18 नवंबर को हुई हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक प्रेमी ने प्रेमिका के पैसे मांगने की आदत से नाराज होकर उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल बोरे और बाइक को जब्त किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दिल्ली के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी वायु प्रदूषण की चपेट में है। इस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के ऊपर एक एंटी साइक्लोन विकसित होने की संभावना है, जिसकी वजह से कोलकाता समेत प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक शिक्षक ने अपनी पत्नी को ताजमहल की तरह दिखने वाला घर बनाकर गिफ्ट किया है। घर में लाइटिंग इस तरह की है कि रात के अंधेरे में भी ये एकदम असली ताजमहल की तरह ही चमकता है। घर में 4 बेडरूम, 1 किचन और 1 लाइब्रेरी और 1 मेडिटेशन रूम है। घर को बनाने में 3 साल का समय लगा और इसे बनाने के लिए कारीगर भी आगरा से बुलाए गए थे। फिल्म अभिनेता कमल हासन हुए कोरोना संक्रमित। देश में कोरोना संक्रमण के हालात क्या है? वैक्सीनेशन की कितनी बड़ी है रफ्तार? मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार क्यों लगाई? सदी की सबसे बड़ी बीमारी से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए टॉप 9 कोरोना महामारी। अभिनेता और राजनेता कमल हासन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वो अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी सेहत स्थिर है। कमल हासन हाल ही में अमेरिका से लौटे हैं और खांसी की शिकायत के बाद जब उन्होंने जांच कराई तो कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कमल हासन ने ट्वीट कर फैंस को कोरोना संक्रमण की जानकारी दी। कमल हासन वैक्सीन भी लगवा चुके हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार। हालांकि अब नए केस में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के कल जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना वायरस के 8,488 नए केस सामने आए हैं। वहीं 249 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी बात यह है कि देश में 538 दिनों के बाद इतने कम केस दर्ज हुए हैं। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या करीब 1,18,000 है। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 117 करोड़ 68 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। यूपी ने कोरोना के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहां अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। देश भर में वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी से शुरू हो गया था। इस समय 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से हुई मौत पर मुआवजे को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार की स्क्रूटनी कमेटी बनाने पर नाराज है। उसने गुजरात और केंद्र से मृतकों का आंकड़ा मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 अक्टूबर के फैसले को कोविड पीड़ितों के परिजनों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि को मंजूरी दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना वैक्सीनेशन की स्पीड में बढ़ोतरी की समीक्षा के लिए कल बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम कोविड-19 टीकाकरण की आखिरी स्टेज में हैं और इसकी स्पीड बढ़ाकर पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य जल्द ही पूरा करना है। बैठक में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इन राज्यों में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी कम है। महाराष्ट्र में कल कोरोना के 656 नए मामले सामने आए और 8 संक्रमितों की मौत हो गई। राज्य में अब तक 66,30,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।
यूरोप कोरोना महामारी के संक्रमण का नया केंद्र बना हुआ है। ऑस्ट्रिया समेत यूरोप के कई देशों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका वहां के हेल्थ सिस्टम पे बुरा असर पड़ रहा है। ऑस्ट्रिया में कल से 20 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि 10 दिन बाद इसकी फिर से समीक्षा की जाएगी। इजराइल ने अपने हेल्थ वर्कर्स के 5 से 11 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। ये कदम आज से बड़े पैमाने पर शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान से ठीक पहले उठाया गया। इजराइल ने गर्मियों में वैक्सीन का बूस्टर डोज देने का एक व्यापक अभियान भी चलाया था और ऐसा करने वाला वो पहला देश था। ऑस्ट्रेलिया में अगले हफ्ते महामारी प्रतिबंधों में और ढील मिल जाएगी। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि टीकाकरण पूरा कर चुके 2 लाख विदेशी छात्र और स्किल्ड वर्कर जल्द से जल्द देश लौट आएंगे और उन्हें क्वारंटीन रहने की जरूरत नहीं होगी। लंबे प्रतिबंध के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार अब अपने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने पर जुटी है। चीन के चलते दुनिया में बढ़ी है टेंशन। साउथ चाइना सी में चीन की नाकेबंदी का फिलीपींस ने करारा जवाब दिया। ताइवान की वायु सीमा में जिनपिंग के लड़ाकू विमानों ने फिर एंट्री की है। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी दुनिया की बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। चीन अब अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत के बखान में जुट गया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये उम्मीद से ज्यादा कामयाब मिशन था। ये रूस और अमेरिका की टेक्नोलॉजी से ज्यादा उन्नत है। चीन ने जुलाई में आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। अमेरिकी सेना के अफसर के खुलासे के बाद चीन अब इस मिसाइल को लेकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में जुट गया है। चीन की नाकेबंदी के बावजूद फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में अपने 2 जहाज फिर भेजे हैं। पिछले हफ्ते चीनी नौसेना से भिड़ंत के बाद फिलीपींस की नौसेना ने चीन को ठेंगा दिखाते हुए अपने जहाजों को भेजा है। इन जहाजों पर विवादित शोल द्वीप की रखवाली कर रहे नौसैनिकों के लिए भोजन और जरूरी सामान लदे हुए हैं। पिछले हफ्ते चीनी नौसेना ने फिलीपींस के जहाजों पर पानी की बौछार कर खदेड़ दिया था। ताइवान के इलाके में एक बार फिर से चीन के लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम H-6 बॉम्बर समेत 9 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान के दक्षिणी इलाके में बाशी चैनल के पास नजर आए। ताइवान के एक सांसद ने चीन के हमले की आशंका जाहिर की है। वांग तिंग यू के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अगर ऐसा लगा कि उनकी कुर्सी छिन सकती है तो वो सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ताइवान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। चीन ने अपने हाइपरसोनिक हथियारों के परीक्षण के लिए विंड टनल बनाया है। एविएशन इंडस्ट्री कॉर्प ऑफ चाइना ने दावा किया है कि उन्होंने FL-64 टनल का सफल परीक्षण किया। इस विंड टनल के जरिए चीन गुप्त तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है। आर्मेनिया और अजरबैजान की सेना के बीच एक बार फिर से हिंसक झड़प हो गई है। आर्मेनिया ने दावा किया है कि बॉर्डर पार गोलीबारी से कल फिर उसके एक जवान की मौत हो गई। आर्मेनिया ने कहा कि अजरबैजान की गोलीबारी में उसके जवान की मौत हुई है। आर्मेनिया और अजरबैजान नागोर्नो काराबाग को लेकर दशकों से युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। जर्मनी के एक गैर सरकारी संगठन ने लीबिया से समुद्र के रास्ते भाग रहे 100 से ज्यादा प्रवासियों का रेस्क्यू किया है। ये प्रवासी एक छोटी सी लकड़ी की नाव पर सवार थे और यूरोपीय देश जा रहे थे। जर्मनी का सी वॉच 4 गैर सरकारी संगठन ने समुद्र में जारी अपने 7 रेस्क्यू ऑपरेशन में 482 प्रवासियों की जिंदगी बचाई है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नेतन्याहू के भरोसेमंद रहे एक पूर्व सहयोगी ने कल उनके खिलाफ गवाही दी। ऐसे में आने वाले दिनों में नेतन्याहू को कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। नेतन्याहू पर पीएम कार्यकाल में धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत लेने के आरोप हैं। आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा होने वाला है। पाकिस्तान पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने 25 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है, क्योंकि सरकार डीलरों का 6% मुनाफा बढ़ाने में विफल रही है। हड़ताल पर पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।